हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 5 रोजगार एवं सेवाएं। इस चैप्टर में हम लोग रोजगार और रोजगार के साधनों और संसाधनों के बारे में जानेंगे। अब हम जानते हैं रोजगार किसे कहते हैं या रोजगार क्या है। तो देखिए रोजगार क्या है। तो रोजगार से हमारा अभिप्राय है देश के मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना जिससे देश की उत्पादकता बढ़े और सामान्य जनमानस के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। ठीक। अब हम लोग देखेंगे बेरोजगार क्या है। तो वैसे लोग जो काम करने के लायक होते हैं फिर भी उन्हें उचित पारिश्रमिक पर काम नहीं मिलता, यानी उचित मजदूरी पर उन्हें काम नहीं मिलता, उन्हें बेरोजगार कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आगे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या है। तो देखिए सेवा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है जहां शारीरिक शक्ति, कार्य क्षमता और दक्षता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाए उसे सेवा क्षेत्र कहलाता है। भारत में कृषि लोगों का रोजगार उपलब्ध कराने का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि कृषि में न भारत में लगभग 65 से 70% लोग लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में। अब हम लोग देखेंगे रोजगार एवं सेवाएं। तो देखिए जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है या फिर धन अर्जित करता है, तो एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है और उत्पादन क्षेत्र में निवेश किया जाता है तो सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। अतः रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक है। देखिए सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा आता है इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि अब कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है तो सेवा है, तो सेवा क्षेत्र है। कोई टीचर किसी को पढ़ा रहा है तो भी सेवा क्षेत्र में जाता है। बैंकिंग सेवा क्षेत्र में है। उसके साथ जो मोबाइल से हम लोग बात करते हैं तो वो भी सेवा क्षेत्र में है। परिवहन यानी कि एक जगह से दूसरे जगह किसी बस या किसी ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं, हवाई जहाज से, तो वो सेवा क्षेत्र में आता है। सब क्षेत्र क्या है, सेवा क्षेत्र है। अब हम लोग देखते हैं रोजगार एवं सेवाएं आर्थिक क्रियाओं का विकास और विस्तार से उपलब्ध होती है। देखिए आर्थिक प्रगति के कारण देश का विकास के साथ साथ सेवा क्षेत्र का भी विस्तार होता है, जिसके फलस्वरूप लोगों के लिए नए नए अवसर उपलब्ध होते हैं और ये रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। अब देखिए आर्थिक विकास के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। पहला चैप्टर में भी हम आपको पढ़ाए थे, ये कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। अब हम लोग कृषि क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र पर कुल जनसंख्या का लगभग 67% बोझ है, यानी 67%। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पादन प्रति व्यक्ति पर घटता चला जा रहा है। अब देखिए बहुत बार पूछा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। तो देखिए आपको लगेगा देखने में कि उसको रोजगार मिला है, लेकिन उसके अनुपात में उसको आय नहीं होता है। तो इसी को क्या कहते हैं कि छिपी हुई बेरोजगारी, यानी काम के अनुपात में आय नहीं हो पाता है, जिसके कारण से क्या कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखिए इसमें एक चीज़ दिया है कि जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पादकता प्रति व्यक्ति घटता जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है कि जो आपका खेत है, खेत तो बढ़ नहीं रहा है। अब देखिए किसी का पिताजी एक हैं, उनके 4 बेटे, तो 4 बेटों में तो खेत बटा, तो क्या हो रहा है कि खेत तो कमते जा रहा है। अब खेत कम रहा है तो उसमें उत्पादकता भी तो कमेगा। अब हम लोग देखेंगे उद्योग क्षेत्र के बारे में। रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। देश में औद्योगिक विकास की गति में तेज़ी आ जाने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि हुई है। अब हम लोग देखते हैं सेवा क्षेत्र के बारे में। तो देखिए आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र एवं वैश्वीकरण में एक अभूतपूर्व प्रगति देखने के लिए मिलती है। सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से भी ज़्यादा हो गया है। आर्थिक समीक्षा में 2007-08 के आंकड़े में केंद्रीय बजट 2007-08 के अनुसार सेवा क्षेत्र में योगदान 68.6% हो गया है।
2006-07 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का हिस्सा घट करके 18.5% योगदान और उद्योग का हिस्सा बढ़ करके 26.4% हो गया है। और सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% हो गया है। अब देखिए, सेवा क्षेत्र को सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है। पहला सरकारी सेवा और दूसरा क्या है, गैर सरकारी सेवा। ठीक, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सरकारी सेवा के बारे में। देखिए, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है तो इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। अब इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण में सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा यानी इंजीनियर, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा, रेल सेवा, बस सेवा, वायुयान सेवा और कृषि सेवा। जैसे जो सरकारी नौकरी है ना, तो सरकारी नौकरी रहता है तो उसमें पेमेंट कौन देता है, तो सरकार देता है और सरकार उसके बदले काम करवाता है। तो ये सरकारी सेवा। अब हम लोग जानेंगे गैर सरकारी सेवा के बारे में। जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं को सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। जैसे बैंकिंग सेवा। बैंकिंग 2 तरह का होता है, सरकारी होता है, गैर सरकारी होता है। दूरसंचार सेवा। अब जैसे दूरसंचार में देखिए, मोबाइल है तो जियो है तो सब प्राइवेट सेवा है, BSNL है तो सरकारी हो गया। यातायात में जैसे कोई टैक्सी चला रहा था तो प्राइवेट सेवा है। स्वास्थ्य में भी प्राइवेट हो गया। स्वरोजगार यानी खुद से रोजगार, कोई दुकान चला रहा है या कोई कुछ कर रहा तो क्या स्वरोजगार है। अब हम लोग आगे देखते हैं मूल्य वृद्धि। जब वस्तु की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है तो उससे ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। उत्पादन में गुणवत्ता की इस वृद्धि को मूल्य वृद्धि कहा जाता है। अब देखिए, रोजगार के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं। अब देखते हैं इसको कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है वो। तो देखिए, काम के बदले अनाज, ये 14 नवंबर 2004 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ये 1980 में शुरू किया गया था। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979 में शुरू किया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 में शुरू हुआ था। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 में शुरू हुआ था। और जवाहरलाल रोजगार योजना 1989 में शुरू हुआ था। अब ये स्वयं सहायता समूह और एक नरेगा है। अब देखिए, भारत विश्व को सेवा प्रदाता के रूप में अब क्या क्या सेवा देता है। तो देखिए, इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम शक्ति का अधिक योगदान रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय श्रम शक्ति का योगदान रहा। देखिए, यहाँ पर भारत के साइंटिस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा काम करते हैं, नासा और इस नासा में। भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश भी कहा जाता है। अब देखिए, भारत से आज तेज़ी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया जैसे BPO, कॉल सेंटर, अभिलेखन लेखकगण, बैंकिंग सेवाएं, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप संघ जैसे कई विकसित देशों की कंपनियां प्रायः भारत की छोटी छोटी कंपनियों या संस्थाओं से प्राप्त कर रही है। जिसमें समझिए कि जो कॉल सेंटर वाला सेवा होता है ना, वो भारत से ज़्यादातर प्राप्त कर रही है। अब हम देखते हैं बराह स्त्रोती। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधी नियमित सेवाएं एवं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे बराह स्रोत या आउटसोर्सिंग कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग आधारभूत ढांचा। 2 प्रकार के होते हैं, आर्थिक आधारभूत ढांचा और गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। तो पहले हम पढ़ेंगे आर्थिक आधारभूत ढांचा के बारे में। देखिए, पहला है वित्त यानी फाइनेंस, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र आता है इसमें। अब देखिए ऊर्जा यानी एनर्जी के क्षेत्र में कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, विद्युत
तेल, गैस, गैर पारंपरिक ऊर्जा और अन्य। जैसे गैर पारंपरिक में हो गया परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब हम लोग देखते हैं यातायात में यानी ट्रांसपोर्ट में, रेलवे, सड़कें, वायुयान और जलयान। अब संचार में क्या हो गया, डाक और तार जो कि पुराना था, और नया में आ गया टेलीफोन और संचार। तो इसमें आ गया मीडिया और अन्य। अब मोबाइल ये सब वगैरह हो गया, तो क्या हो गया, संचार क्षेत्र में ही आ गया। अब देखिए गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। जैसे आर्थिक ढांचा में क्या हो गया ना कि जिससे पैसा कमाया जा सकता है, और गैर आर्थिक में ना कि जो सेवा के लिए हो। अब देखिए जैसे स्वास्थ्य, अब सरकार हॉस्पिटल खोले हुए है तो इससे क्या पैसा कमाएगा, कुछ नहीं कमाएगा। जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नर्सिंग होम और अन्य, नागरिक सेवाएं, सामाजिक चेतना, सफाई और अन्य, इन सब चीज़ों से सरकार पैसा नहीं कमाता, तो ये क्या हो गया, गैर आर्थिक हो गया। और जिन चीज़ों से सरकार पैसा कमाता है, जैसे रेलवे से क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है टिकट बेच करके वो, तो क्या हो, आर्थिक आधारभूत ढांचा हो गया। और जिससे पैसा नहीं कमा रहा हो गैर आर्थिक है, इसमें तो पैसा लग रहा है। अब देखते हैं मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सब प्रमुख घटक हैं। अब देखिए मानव पूंजी निर्माण, कौशल एवं सुविज्ञता प्राप्त अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ने से प्राप्त करने की प्रक्रिया अब पूंजी निर्माण कहलाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष मानव पूंजी का निर्माण होता है। मानव पूंजी निर्माण के बिना आर्थिक विकास की कल्पना संभव नहीं है बल्कि असंभव है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 2 भागों में। ऊर्जा की प्रमुख स्रोत क्या है, तो कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों के लिए। अब आगे का सवाल, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1919 ईस्वी में। भारत मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है, तो ज्ञान, कौशल और अनुभव। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई, तो 1989 में। इनमें से कौन आर्थिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो सहकारी क्षेत्र। अब देखिए कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो मॉल वाला सेवा। आर्थिक संबंधी विकास संबंधित है, तो परिमाणात्मक परिवर्तन से। अब आगे का क्वेश्चन है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो कृषि क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम का नाम के साथ साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है, तो महात्मा गांधी का। आधारभूत संरचना का घटक कौन है, तो वित्त है। आगे का सवाल है, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है, तो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है, तो बिहार है। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है, तो जीविकोपार्जन है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो सेवा क्षेत्र। छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, तो कहाँ, तो कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। रोजगार तो लगता है कि है, लेकिन क्या होता है कि वो उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना उन्हें चाहिए होता है। अब देखिए वस्तुओं और सेवाओं के अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है, तो उपभोक्ता खरीदता है। जिसको जरूरत रहेगा वही ना खरीदेगा। निम्न में से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो कौन है, तो शिक्षा है। ये सवाल ही गलत है, थोड़ा सा ऊपर में टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। अब देखिए निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में होता है, तो विनिमय क्षेत्र में। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है, तो विनियोग के द्वारा। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता था, सकल घरेलू उत्पाद, GDP। वैश्वीकरण नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ, तो कृषि को सबसे कम लाभ हुआ भारत में। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो प्राथमिक क्षेत्र का है। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो यातायात। इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है, तो सैन्य सेवा से पूर्णतः सरकारी है। अब आगे सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, तो परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा और वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा। सेवा क्षेत्र में शामिल होते हैं सरकारी क्षेत्र और
गैर सरकारी क्षेत्र। अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल है तो सरकारी क्षेत्र हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल तो प्राइवेट क्षेत्र हो गया। इनमें से कौन सरकारी सेवा के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो सैन्य सेवा, रेलवे, ये सब सरकारी सेवाएं हैं। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 50% से अधिक है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक में कृषि, द्वितीय में उद्योग, तृतीय में सेवा क्षेत्र। अब देखिए, भारत की अधिकांश जनसंख्या अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में संलग्न है? तो प्राथमिक अथवा कृषि क्षेत्र में है। अब हम लोग देखते हैं विकसित देश हैं तो कौन कौन से हैं? तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया। ये सब जो यूरोपीय कंट्री है सब विश्व में विकसित देशों में से आते हैं। किस क्षेत्र में सबसे अधिक छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो कृषि क्षेत्र में। देखिए, रोजगार के प्रमुख क्षेत्र कितने हैं? तो 3 है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। आर्थिक विकास के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र है। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने ग्रामीणों का कानूनी अधिकार दिया? काम का अधिकार। तो देखिए, मनरेगा के तहत 100 दिन हर किसी को रोजगार मिलता है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 18.5%। तो देखिए, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है तो सेवा क्षेत्र में। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है तो क्या चीज़ें? कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा और सेवाओं के द्वारा, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के द्वारा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब की गई? तो 2009 ईस्वी में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो महात्मा गांधी के नाम पर। स्वर्ण जयंती शहरी ग्रामीण शुरू की गई थी रोजगार योजना किस वर्ष? तो 1997 में। स्वयं सहायता समूह योजना किस वर्ष से शुरू किया गया? तो 1992 में। स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? तो लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं। इनमें किसे अग्रणी युवा देश कहा जाता है? तो ये भारत है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। विश्व के बड़ा स्रोती के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला देश? तो भारत। क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दूसरे देशों के कॉल सेंटर वगैरह हैं। अब है कि भारत में सेवा क्षेत्र की शुरुआत हुई तो 1980 के दशक में हुई थी। भारत की परिवहन सेवाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो किसका? तो रेलवे का। मानव पूंजी का विकास होता है तो प्रशिक्षण से, सूचना से, और पूंजी निवेश और शिक्षा से। अब आपका अगला सवाल है, मानव पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें। तो वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य शरीर, स्वस्थ मन और पर्याप्त भोजन। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। ऐसे हम लोग पिछले बार में पढ़े थे 3, कपड़ा, रोटी और मकान। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चे को शिक्षा क्या कहलाती है? तो प्रारंभिक शिक्षा। जैसे 6 से 14 वर्ष वाले आयु के बच्चे को क्या दे? तो पहला शिक्षा, तो प्रारंभिक। मानवीय संसाधनों के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो शिक्षा। भारत में आर्थिक विकास का नया दौर कब शुरू हुआ? तो 1991 में, वैश्वीकरण के बाद। भारत सरकार ने किस प्रकार के अधिकार को शिक्षा का मौलिक अधिकार था? प्रारंभिक शिक्षा को। विगत वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ? तो देखिए, ये थोड़ा सा आंसर गलत है कि किस क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास हुआ। तो सबसे अधिक बिहार में विकास हुआ तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में, और रोजगार के क्षेत्र में तो अभी तक विकास नहीं हुआ है। और देखिए, आर्थिक मंदी का बुरा प्रभाव किन देशों पर पड़ा? तो विकसित देशों पर। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में।
देखिए क्या है, बाहरी स्रोतीकरण यानी कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं, 2011 और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं एवं अपनी कंपनियों की बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है तो उसे क्या कहता है, बाहरी स्रोती या फिर आउटसोर्सिंग कहा जाता है। जैसे इसको समझिए कि मान के चले कि एक कंपनी है अमेरिका में, उसको क्या है कि सर्विस देना है, लेकिन क्या है कि कॉल सेंटर के लिए जो सर्विस सेंटर है वो इंडिया में बैठा रखा है कि जब भी आपको जैसे कि कोई चीज़ के लिए कॉल करना है सर्विस के लिए, तब बात कीजिएगा, अमेरिका से फ़ोन लगाइए तो भारत में आएगा। अब भारत आपको कंपनी को एड्रेस देगा कि यहाँ पर उसका सामान ख़राब है, तो जो सर्विस का जो सेंटर दे रहा है कॉल का, तो क्या है ये हो गया बाहरी स्रोतीकरण। अब आपका आगे का सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े 5 सेवा क्षेत्र का नाम बताएं। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्र निम्नलिखित हैं, जैसे कंप्यूटर सेवा, बैंकिंग सेवा, दूरसंचार, रेलवे, संगीत की रिकॉर्डिंग। तीसरा है, सरकारी सेवा किसे कहते हैं, 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जब देश व राज्य के सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देता है तो इसे विभिन्न क्षेत्र में काम लेती है, जिसे सरकारी सेवा कहा जाता है। गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं, तो जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं का सृजन कर से लाभान्वित होते हैं, जिसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। अब अगला सवाल है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, 2016 और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वे सेवाएं तथा सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है उसे आधारभूत संरचना कहा जाता है। अब आगे का सवाल, रोजगार और सेवा से क्या संबंध है। देखिए, रोजगार एवं सेवाएं एक दूसरे के पूरक हैं। जब व्यक्ति अपने परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन के लिए धन एकत्रित करता है, अब एकत्रित धन को जब पूंजी के रूप में व्यवहार किया जाता है तो उत्पादन क्षेत्र में निवेश किया जाता है, तो उसे सेवा क्षेत्र या सेवा उत्पादन क्षेत्र कहा जाता है। अब आपका अगला सवाल है, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है। तो आर्थिक संरचनाओं पर देश के विकास पर निर्भर करता है। जिस देश की आर्थिक संरचना जितना अच्छा होगा वह देश उतना ही विकसित होता है। आर्थिक संरचनाएं प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा। तो देखिए, भारत की आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद मंदी का असर भारत पर कम पड़ा। कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या का अधिकांश भाग या लोग भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक नहीं हुआ। अब वैश्वीकरण का प्रभाव सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होने लगा। लोगों को दूसरे देश में जाकर रोजगार प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो गया। वैश्वीकरण के कारण पूरा विश्व एक बाजार के रूप में उभरा कर सामने आया और वैश्वीकरण के कारण भारत आउटसोर्सिंग के मामले में एक महत्वपूर्ण देश बन गया। अब आपका आगे का सवाल है, आर्थिक विकास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करिए। 2012 में पूछा गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आर्थिक विकास के मुख्य रूप 3 क्षेत्र हैं, कृषि, औद्योगिक और सेवा। तो पहले हम कृषि क्षेत्र के बारे में जानेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र में 67% जनसंख्या निर्भर है। कृषि क्षेत्र देश का GDP का 18.5% योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र रोजगार का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। उद्योग क्षेत्र का देश के GDP में 26.4% योगदान है। अब है सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है। इसमें भारत का GDP का 51.1% योगदान है। अब है अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें सेवा क्षेत्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी या फिर लेख लिखें। तो देखिए, सेवा क्षेत्र रोजगार का एक व्यापक क्षेत्र है जिसके अंतर्गत मानव संसाधन के लिए व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध होने लगे हैं। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का सेवा क्षेत्र में योगदान 50% से अधिक है। 2006 से 7 के आंकड़े में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 55.1% हो गया है।
सेवा क्षेत्र को सामान्यतः दो भागों में विभाजित या फिर विभक्त किया गया या फिर बांटा गया है। पहला है सरकारी सेवा और फिर गैर सरकारी सेवा। सेवा एवं रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा क्षेत्र का महत्व रोजगार की प्राप्ति में काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, विश्व के लिए भारत सेवा प्रदाता के रूप में किस तरह जाना जाता है, उदाहरण के लिए सहित लिखें। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 21वीं शताब्दी में विश्व के सेवा में भारतीय श्रम पूंजी अधिक महत्व रहा। इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम शक्ति का अत्यधिक योगदान था। संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि नासा में और सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय श्रम का अधिक योगदान है। क्या क्या बढ़ रहा है? 21वीं शताब्दी में विश्व के सेवा क्षेत्र में भारतीय श्रम पूंजी अत्यधिक महत्व रहा है। इंग्लैंड के स्वास्थ्य और परिवहन सेवाओं में भारतीय श्रम शक्ति का अत्यधिक योगदान था। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी में भारतीय श्रम शक्ति का योगदान है। भारत को विश्व का अग्रणी युवा देश कहा जाता है। भारत से आज तेज़ी से ध्वनि आधारित प्रक्रिया BPO, कॉल सेंटर, अभिलेखन, लेखांकन, बैंकिंग सेवा, रेलवे पूछताछ, संगीत की रिकॉर्डिंग, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, शिक्षण एवं शोध कार्य इत्यादि अनेक सेवाएं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ देश जैसे कई विकसित देशों की कंपनियों को देता है। भारत की छोटी छोटी कंपनियां या तो अन्य संस्थाओं से प्राप्त हो रहा है, यानी कि दूसरे देश ये सब सेवाएं भारत से ले रहे हैं। अब आपका अगला सवाल है, सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में क्या किए गए हैं, वर्णन करें। तो सेवा क्षेत्र में सरकारी प्रयास के रूप में निम्नलिखित योजनाएं चलाई गई है। काम के बदले अनाज 14 नवंबर 2004 से, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980 से, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979 से, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983 से, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 20 अक्टूबर 1980 से चलाया गया है, जवाहर रोजगार योजना 1989 से, स्वयं सहायता समूह और नरेगा जो कि 2006 से चलाया गया है। अब आपका अगला सवाल है, गैर सरकारी संस्था किस प्रकार सेवा क्षेत्र के विकास को सहयोग करता है, उदाहरण देकर लिखें। 2018 में सवाल पूछा गया। जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं का सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं को सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। इस क्षेत्र के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवा, दूरसंचार सेवा, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवाएं इत्यादि। इनमें से कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों स्तर पर चलाई जाती है, जैसे स्वास्थ्य सेवा, खास करके यातायात सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं इत्यादि। का क्षेत्र इतना व्यापक है कि सरकार अकेले सक्षम नहीं है। अब आपका अगला सवाल है, वर्तमान आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत के सेवा क्षेत्र पर क्या पड़ा। 2014 में क्वेश्चन दिया था, इसको देखिए। भारत का आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद मंदी का असर भारत में कम पड़ा। कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या का अधिकांश भाग या लोग भारत में मंदी का प्रभाव कम पड़ा। इसका कारण ये था कि बहुत सारे लोग क्या था कि अपने खेतों में काम में लगे हुए थे, उन्हें इंडस्ट्री से कोई मतलब था नहीं, जिसके कारण प्रभाव नहीं पड़ा। मंदी के कारण बहुत सारे राष्ट्रों में काम कर रहे इंजीनियर को काम से निकाल दिया गया था। उन राष्ट्रों में जो हमारे यहाँ आते थे उनकी एक मात्रा घट गई। विकसित देशों की तुलना में वर्तमान मंदी का प्रभाव भारत सेवा क्षेत्र पर कम पड़ा। अब आपका अगला सवाल है, भारत में बुनियादी सुविधाएं या आधारभूत ढांचा का वर्णन करें। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। आधारभूत ढांचा दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आर्थिक ढांचा दो प्रकार के होते हैं। पहला आर्थिक आधारभूत ढांचा और दूसरा गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। अब लोग हम देखेंगे आर्थिक आधारभूत ढांचा के बारे में। अब देखिए, वित्त यानी फाइनेंस, बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, अन्य सरकारी वित्तीय क्षेत्र क्या है, यह आर्थिक आधारभूत ढांचा में आता है।
ऊर्जा का क्षेत्र जैसे कोयला, विद्युत, तेल, पेट्रोलियम, गैस, गैर पारंपरिक ऊर्जा एवं अन्य। अब यातायात क्षेत्र जैसे रेलवे, सड़कें, वायुयान और जलयान, ये सब कहाँ आता है? तो आर्थिक आधारभूत ढांचा में आता है। अब देखिए संचार में है डाक और तार, टेलीफोन, टेली संचार, मीडिया और अन्य, मोबाइल फ़ोन, ये सब आ गया। सो आ गया। अब हो गया गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। जैसे शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य। अब नागरिक सेवाएं में आ गया सामाजिक एवं अन्य, ये सब है। सो गैर आर्थिक आधारभूत ढांचा। ठीक है बच्चों, आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपका आगे का चैप्टर हम कल पढ़ाएंगे। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए और चैनल को एक दूसरे के पास शेयर भी कीजिए।